वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत को हम जारी रखेंगे और पंजाब और केपी को ज़रा फोकस करेंगे। बलूचिस्तान से जो तहरीक शुरू हुई है वो केपी के अंदर तो बड़ी तगड़ी नज़र आएगी हमें कि वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत भी है और वहाँ पे हुकूमती इंतज़ामी सपोर्ट भी होगी, लेकिन पंजाब के अंदर बड़े चैलेंजेस इस तहरीक को होंगे, क्या मुश्किलात हो सकती हैं। और जब तक पंजाब मैदान में ना निकले उस वक्त तक कहा जाता है कि कोई बड़ी सियासी तहरीक कामयाब भी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से अभी फरीदुल्लाह साहब पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ हैं और उमर दराज गोंदल लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले फरीद साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूं कि ये बताएं कि यहाँ तो हुकूमत भी अपनी सारे इंतज़ामात भी और सारी सपोर्ट भी है, और केपी से इस्लामाबाद की तरफ जो है कि जो दबाव बढ़ेगा वो किस हद तक बड़ा मौसर हो सकता है, एक तो ये बताइएगा ज़रा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि क्या पीटीआई वहाँ पे बाकी जमातों के साथ, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे जो मकामी जमातें थी वहाँ की, उनको साथ मिलाया उन्होंने और एक तगड़ा शो किया। यहाँ पर JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, 4-5 जमातें हैं केपी के अंदर भी, तो उनके साथ किसी सतह के ऊपर इनमें से किसी जमात के साथ JUI या ANP के साथ इम्कान नज़र आ सकता है। तो ये दो हवालों से बताइएगा ज़रा कि क्या पेशरफ चल रही है केपी में। बहुत शुक्रिया खालिद जमी साहब। मैं आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि यहाँ पुख्तनख्वा में क्या सूरत हाल होगी, मेरी नज़र में यहाँ पीटीआई की अक्सरियती हुकूमत है और 2013 में इनकी हुकूमत में जमात इस्लामी इनके इत्तेहादी थे, और साथ में जो पशीन का आपने जिक्र किया वहाँ भी जो ग्रैंड अलायंस बनी है वो उनका हिस्सा भी है। जमात इस्लामी की जो नई लीडरशिप है, जो नया अमीर है, तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी तो इनके साथ होगी ही। दूसरी अहम बात यह है कि कौमी वतन पार्टी जो आफ्ताब शेरपो जिसकी सरबराह है, वो भी माजी में पीटीआई के साथ हुकूमत में शामिल रही और उनकी कोई सच खफगी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दो जमातें तो जरूर उनका साथ देगी। और तीसरी जो बड़ी पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, मुझे लग रहा है कि चंद दिन पहले जो उनका जलसा हुआ था बुनेर में जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनका भी जलसा हुआ था, और साथ में बाजवड़ में अवामी नेशनल पार्टी का जो जलसा हुआ था, तो एक इशारा जो उन्होंने दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूक के लिए इस्लामाबाद का रुख करेगी तो ANP उनका भरपूर साथ देगी। तो ये तीन जमातें यहाँ पे जो हैं वो तो डेफिनेटली। एक और जो पेशरफ्त है, जो सोर्सेस हैं पॉलिटिकल, कि पीटीआई ने यहाँ पे जो सेनेट के इंतखाबात है या सेनेट की जो 11 नशस्तें हैं, तो खालिद जमील साहब उसमें से 4 नशस्तें अपोजिशन जमातों यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और साथ में जो दीगर जमातें हैं JUI, इनको देने के लिए पेशकश की है। अब आपस की इनकी सलाह मशवरे और तकरीबन जो उसकी अपोजिशन के यहाँ पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो तकरीबन इस पे राजी थे। सिर्फ एक जो बंदा है पीपल पार्टी में जो JUI से आया है, उसमें पीपल पार्टी में हाल ही में चूंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए खवातीन की निशस्त वो दी है, पेशकश की है, और वो बंदा उसमें आता नहीं है, लिहाजा वो एक तरह से इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ, ये जो फार्मूला है इसका बुनियादी मकसद जो अपोजिशन जमातें हैं उनको करीब लाना है। लेकिन एक जो और जराए है उसका कहना है कि जो पार्टी के सरबराह है इमरान खान, उसने मना किया है 2 जमातों नून लीग के साथ और पीपल पार्टी के साथ जाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीपल पार्टी की जो मसालेहती टीम है या जो उसके पीटीआई की जो मसालेहती टीम है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रही है, और मुझे यकीन है कि 21 को इन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है उसके जलसे का, जो एहतजाज वो कर रहे हैं मलबर में तो पुख्तनख्वा में। और आपकी दूसरी बात जो है कि इस्लामाबाद का रुख करने में पीटीआई या मतलब यहाँ की सियासी जमातों का, तो खालिद जमील साहब जो इन्होंने 126 दिन का जो तवील एहतजाज किया था, उसमें अगर आपने देखा होगा, आप इस्लामाबाद में हैं, तो उसमें ज्यादातर जो लोग की पार्टिसिपेशन थी, हाँ, वो पुख्तनख्वा से ही आए थे, और मतलब इन 126 दिनों के दौरान उन्होंने वहां डेरे डाले थे। तो मेरे ख्याल में इस दफा
तो भी उधर का हो जाएगा। ज़रा गोंदा साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये जो हमें बलूचिस्तान के अंदर और फिर केपी में भी नज़र आ रहा है, पंजाब में पीटीआई के लिए तो रास्ता बड़ा महदूद है और बहुत ना होने के बराबर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जमात इस्लामी अब साथ खड़ी है। तो ये जमात इस्लामी के साथ आने के बाद जब पंजाब के अंदर अगर ये तहरीक शुरू करते हैं तो फिर इसका क्या रुख होगा? आपने मुझे उसमें मौका दिया। असल बात ये नहीं है कि जमात इस्लामी क्या करती है, असल बात है यहाँ पे पंजाब में तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की लीडरशिप है ये उसका इम्तिहान है। यानी अगर आप पंजाब में कॉल देते हैं लोग तो निकलने को तैयार होंगे, लोग निकल भी आएंगे, लेकिन लीड कौन करेगा? हमाद अजहर ग्राउंड के ऊपर नहीं है, यहाँ पे नजर अभी तक नहीं वो आए, वो जमानतें उनकी जरूर हुई हैं। मियां असलम इकबाल है, जमानतें जरूर हुई हैं, वो पंजाब में दिखाई नहीं दे रहे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि एहतजाज की कॉल दी जाती रही, 2 बार हमने देखी सिलेक्शन के बाद, लेकिन कोई मरबूत किस्म की हिकमत अमली नजर नहीं आई। यानी ये भी नहीं हुआ कि पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं या इनके जो एमपीएज हैं वो भी एक जगह इकट्ठे होंगे तो एहतजाज करेंगे। तो पंजाब में तहरीक इंसाफ को लोगों का क्राइसिस नहीं है या जमात इस्लामी का नहीं है। जमात इस्लामी के तर्जुमान से मेरी इस बारे में बात हुई थी, वो ये कहते हैं, उस वक्त ये अलायंस वाली बात अभी शुरू चल रही थी, तो वो कहते थे कि हम तो उनको कायल कर रहे हैं, आप हमें ज्वाइन कर ले या हम आपको ज्वाइन कर लेते, लेकिन बहरहाल उन्होंने आपको उस जलसे में शिरकत करके वो उस अलायंस का हिस्सा तो बन गए हैं। असल बात ये होगी, अगर तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जमात इस्लामी फ्रंट फुट पे होगी और हम उनको ज्वाइन करेंगे तो फिर आप जो मकासद हासिल करना चाहते हैं वो मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर जमात इस्लामी की तहरीक होगी और तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा होगी। अभी भी अगर आप गोंदल साहब इस तहरीक को देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो नाम दिया है, तो अशरफ साहब को उसका सदर बनाया गया है। जैसे पीडीएम में बड़ी जमातें पीछे हो गई थी, फजल रहमान साहब को आगे किया गया था, तभी यहाँ पे किया गया उनको। नहीं, मैं खालिद साहब और बात कर रहा हूँ, आप ये बात दुरुस्त है कि उसमें ओहदा अशरफ साहब की बात है। इसका मतलब फिर ये होगा कि अगर फिर आप वो हाल देखना चाहते हैं जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पीडीएम के जलसे का हुआ था, जिसमें फिर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि किसने ये जलसा कामयाब करवाना था, किसने कारकुनान को निकालना था। फिर अगर ये नाकाम होती है या लोग नहीं निकलते तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। फिर आप धांधली वाला बयानिया उसको ज्यादा मौसर नहीं बना सकेंगे। फिर अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को इस तहरीक के जरिए बाहर लाना चाहते हैं, जो कि रईस साहब ने मुतालबा भी किया उनके मुकदमात एक करारदाद के जरिए माफ करने का, तो फिर वो चीजें बहुत दूर हो जाएंगी। फिर यही होगा कि वोट तो आपको मिल गए हैं, फिर आप स्ट्रीट पावर नहीं, स्ट्रीट पावर का मतलब होता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जाए या जिसके ऊपर भी आप दबाव डालना चाहते हैं उससे अपने मुतालिबात मनवाए जाए। यहाँ पे तहरीक इंसाफ को न सिर्फ बाहर निकलना है बल्कि उनकी लीडरशिप को बाहर निकलना है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इम्तिहान ये चैलेंज इस तहरीक का है, क्योंकि इमरान खान नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गुज़श्ता साल रमजान मुबारक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की कॉल दी थी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर। मोहसिन नकवी सरकार ने पूरी कोशिश की, कंटेनर्स लगाए, पानी छोड़ा, सब कुछ किया, और उसके बावजूद वो जलसा लाहौर में हो गया था। और उस तरह का जलसा पीडीएम पूरी मिलकर भी नहीं कर सकी थी। तो क्या आपने ये आपको अंदाजा है कि पीडीएम वाला जलसा करेंगे? और पीडीएम के जलसे के बाद अगर आपको याद हो, पीडीएम एक लिहाज से अमली तौर पर टूट गई थी। तो क्या आप वही करना चाहते हैं या फिर आपने इस मोमेंटम को बिल्ड करना है और आपने वो उसके नताइज हासिल करने हैं? उसकी लीडरशिप को सामने आना होगा। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पैदा होता है, अभी आपने तस्करा भी किया उसका, फरीद साहब आपसे भी मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप कमेंट कीजिएगा कि ये जो तहरीक होगी इसके मकासद और प्रायोरिटीज़ बड़ी अहम होंगी। अगर आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि इमरान खान के मुकदमात ख़त्म करके रिहा किया जाए, तो मेरा ख्याल है और दूसरी तरफ ये हो कि आइन की बालादस्ती हो, आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, इंतखाबी नताइज या अवाम की राय का एहतराम किया जाए, तो क्या इन दोनों को आप यकसा वज़न देते हैं या समझते हैं कि आइन की बालादस्ती, आइन पर अमल दरामद, अवामी राय का एहतराम अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और मुकदमात या रिहाई जो है कि वो अदालतों में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो, ये राय हो तो ज़्यादा बेहतर है? या ये राय कि जी इमरान खान को रिहा करें करारदाद के ऊपर ही और ट्रायल कोर्ट सारा प्रोसेस तो होना चाहिए ना? नहीं खालिद साहब, इस तहरीक की कई डायमेंशन हैं, गो के तहरीक इंसाफ उसका जिक्र नहीं करेगी या वो ये नहीं कहेंगे। इसमें एक डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं अदालत के अंदर जेर समात मुकदमात भी हैं। अब आप कहेंगे वो कौन से हैं? उसमें सबसे बड़ा मुकदमा फौजी अदालतों वाला है, जिसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपीलें इस वक्त चल रही हैं और उस पर बेंच बैठा हुआ है। इस तहरीक का एक मकसद ये भी है कि अदालत को ये बावर कराया जाए कि जो सिविलियंस हैं उनके मुकदमात जो हैं
वो फौजी अदालतों में नहीं चलने चाहिए। उसकी एक डायमेंशन ये है कि किसी लेवल के ऊपर ये बात होगी जब ये वो बेंच बैठेगा, वो केसेस सुनेगा, उस केस को तरफ जाने की कोशिश करेगा या उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेगा। एक उसकी डायमेंशन ये जरूर होगी। मैं उसकी मिसाल आपको देना चाहता हूँ, वो पीडीएम का वो जलसा जो सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर हुआ था, उसी तरह से पाकिस्तान के साथ 6 रुकनी अलायंस है, उसकी एक कहीं ना कहीं वो डायमेंशन है। अब दूसरी डायमेंशन ये है सियासी तौर पे स्पेस लेना, क्योंकि लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद एक गैर एलानिया पाबंदी का सामना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी इस तहरीक के जरिए उसके साथ कोई बातचीत हो, उसको स्पेस मिले, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर पाए, वो एहतजाज कर पाए, वो जलसे कर पाए, क्योंकि फिलहाल तो जो भी वो एहतजाज भी करते हैं किसी जायज बात के ऊपर भी करें, वो तशद्दुद वाली कोई सूरत ना भी हो, उनके हाथ में कोई डंडा एक वटा ना भी हो, उसके बावजूद यही कहा जाता है ना ये तशद्दुद करेंगे, इन्होंने पिछली बार भी मुआहदा तोड़ दिया। उसकी एक वजह ये भी है। तीसरे नंबर के ऊपर फिर आएगी वो धांधली वाला मामला, और इस सब के बीच में इमरान खान की रिहाई तो सबसे बड़ा कार्ड होगा और उसके ऊपर बात भी होती रहेगी, उसका मुतालबा भी होता रहेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तहरीक है, तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, उसको बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। जी फरीद साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर की जो तरजीहात हैं इसकी क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल में वैसे नाम तो इन्होंने आईन और कानून की बालादस्ती रखा है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर सियासी जमात, हर सियासी जो इस जमाती इत्तेहाद है और जो आगे पुख्तनख्वा में या पंजाब में इनके साथ मजीद सियासी जमाती जमा होंगी, हर किसी की तरजीहात अलग अलग होंगी, और जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरजीहात यही है कि जितनी भी है, अब यहाँ पे पुख्तनख्वा में देखें तो 365 के करीब तकरीबन मुकदमात हैं लोगों पर, तो उनकी तरजीहात तो यही होगी कि ये मुकदमात खत्म हो, जो उनके कायद है वो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं या वो जो जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, तो उनकी तरजीहात तो यही होगी। जबकि जो दीगर जमातें हैं उनका जो एजेंडा है वो यही है कि आईन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। इस दोनों इससे जो मुराद सिर्फ यही है कि जो अदालती फैसले आ रहे हैं वो आईन और कानून के तनाजुर में किए जाए, न कि किसी एक को रिहा किया जाए और किसी दूसरे को बारी आने पे उनसे जो मुकदमात हैं या जो उनके खिलाफ जो केसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करके और उनको एक तरह से ड्राई क्लीन किया जाए। तो अगर ये चीजें हैं तो सारी जो अपोजिशन की इस वक्त जमातें हैं, लेकिन बदकिस्मती से खालिद साहब हर सियासी जमात जो जब अपोजिशन में जाती हैं तो वो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आप देखिए ना हुकूमत में आगे भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। अब सेनेट देखिए ना, सुप्रीम बॉडी है, ईवान बाला है, लेकिन 11 जो सेनेटर है अभी वो मुंतखब होने हैं। एक सूबे की जो वो है 50% नुमाइंदगी नहीं थी, नुमाइंदगी नहीं, और उसके बावजूद ये कहाँ का आईन और कानून है कि उसके बावजूद आपने सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात किए और उनको तो कल को ये भी अदालत, अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी अदालत ये हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी चीज पूछना चाह रहा हूँ दोनों से, आप ब्रीफली, हमारे पास 1.5 से 2 मिनट शायद होंगे, कि इस तहरीक के जो कामयाबी के इम्कानात हैं, बुनियादी जो है कि वोट की तकद्दुस की बहाली के जो मैंडेट बदला गया है उसको वापस लाया जाए, और दूसरा जो है कि डेफिनेटली वो इमरान खान की राय, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने नज़र आते हैं आपको? फरीद साहब आप, फिर गोंदल साहब आप। जी, मेरे ख्याल में जो पहला एजेंडा है इमरान खान की जो रिहाई मुकदमात की, हो सकता है कि उसमें से कुछ कमी आ जाए या उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुकदमात में आहिस्ता आहिस्ता उनके जो बाज मुकदमात हैं उनमें रिलीफ दी जा रही है, तो मेरे ख्याल में इस तहरीक के नतीजे में यही तो एक होगा। लेकिन जहां तक आईन और कानून की पासदारी और उस पर अमल दरामद करने का वो है, तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो भी इक़्तिदार में आते हैं वो आईन और कानून को एक तरफ रख के अपनी ही जो एजेंडा है, अपना एजेंडा वो आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं। गोंदल साहब आपके क्या ख्याल है? अच्छा खालिद साहब, जाहिर है तहरीक से तो अगर अमनो अमान बेहतर होता या कोई आइन पे अमल दरामद बेहतर होता तो पूरी कौम ही बाहर आ जाती, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा हुकूमत रिस्ट्रेंट की पॉलिसी अपनाएगी, जिस तरह से पहले डंडा चला रही थी शायद उसमें थोड़ी बेहतरी हो। दूसरा, इमरान खान की जाहिर रिहाई इस तरह तो नहीं होगी, रिहाई तो उस वक्त ही होगी जैसे एक बंद दरवाजा है जो ना आपको नजर आएगा ना मुझे नजर आएगा, जब वो खुलेगा और वहां पे कुछ सिलसिला चलेगा
تو پھر شاید اس تحریک کے اندر ہمیں ایک جوش بھی الگ سے نظر آئے گا. پھر عدالتوں کے محاذ کے اوپر بھی ہمیں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ دکھائی دیں گی. پھر میڈیا سکرینز کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی. اب وہ دروازہ اس تحریک کے ذریعے کھل پاتا ہے کہ نہیں کھل پاتا, یا اس پوزیشن کے اوپر یہ لے جاتے ہیں کہ وہ دروازہ کھل جائے, یہ اصل سوال ہوگا. چلے, بہت شکریہ عمر دراز گوندل آپ کا, فرید اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر تھوڑا سا معاملہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے اندر اس وقت آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے, اس کے جو مضمرات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور پھر ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کیا ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کو اس کے اوپر کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے, اس پہ ہم بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.